वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि पर चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसको अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के चरणों को जान लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि हमारे पास दो रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण के युग्म इस प्रकार हैं: a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 b1 a2 b2 0 नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर x अथवा y का मान ज्ञात कर लेना है। चाहे एक से ज्ञात कर ले या दो से, जिसमें अंकों का मान कम रहेगा उससे हमको x अथवा y का मान ज्ञात कर लेना है। तो एक वेरिएबल का मान ज्ञात कर लेंगे। अब मान लीजिए यदि पहले समीकरण से ज्ञात किया है तो उसको दूसरे में रखना है, और दूसरे से यदि x का मान ज्ञात किया y का मान तो उसको पहले समीकरण में रखना है। ये ध्यान रखना है कि यदि वेरिएबल जो x और y हैं उनका मान पहले समीकरण से बनाते हैं दूसरे में रखेंगे और दूसरे से बनाते हैं तो पहले में रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए पहले समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया तो c1 का पक्षांतर हो गया c1 और c1 माइनस b1y अपान a1, इस तरह से। अब फिर इसके बाद हमको अगले चरण में क्या करना है, इसको हम नाम दे दिए समीकरण 3। अब इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। x की जगह हम इसका मान रख देंगे। तो जब एक से बना है दो में रखेंगे तो a2 और x की जगह क्या लिख दिए, c1 माइनस b1y अपान a1 और प्लस b2y और प्लस बराबर c2। अब यह एक चर में वेरिएबल केवल y, पूरे में देखते हैं हम क्या वेरिएबल बचा है, केवल y। तो एक चर में रैखिक समीकरण बन गया जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ से जो y का मान मिलेगा उसको हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से x और y का मान प्राप्त हो जाएगा जो समीकरण का अवशिष्ट हल होगा। चलिए इसको हम प्रश्नावली के प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, x धन y बराबर 14, तो इसको दे दिया हमने नाम समीकरण 1। और दूसरा क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 में जो अंक हैं वो छोटे हैं x से, तो हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या हो गया, इधर आगे प्लस हो जाएगा 4 प्लस वाई या y प्लस 4 लिख दिया। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3। अब x का मान हमने किससे निकाला, समीकरण 2 से, इसलिए इसको कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में। जिससे निकालना है उसमें न रख के दूसरे वाले समीकरण में रखना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे, 4 प्लस वाई। तो x की जगह हो गया 4 प्लस वाई, फिर क्या दिया है प्लस वाई और प्लस 14, जैसे बराबर 14 जैसे दिया वैसे रख देंगे। y 2y हो गया और 14 हो गया, 4 का पक्षांतर की दे -4 आ गया। तो 2y बराबर 14 में से 4 कट गए 10 आ गया। तो y बराबर 10/2, तो 2 पंचे 10, y बराबर 5। तो इस तरह से y का मान निकल गया। अब यह जो y का मान है इसको समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 4 और प्लस y की जगह क्या लिख दिए 5, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। इस तरह से ये जो समीकरण युग्म दिया है इसका अवशिष्ट हल क्या हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो इस तरह से बड़ी आसानी से ये प्रतिस्थापन विधि से यह प्रश्न हल हो गया। प्रतिस्थापन विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान निकाला तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं समीकरण 1 में, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए तो केवल एक चर में समीकरण बन जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन विधि कहलाती है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं।
तो इसमें पहला समीकरण दिया है यस माइनस टी इक्वल टू 3, इसको दे दिया नाम समीकरण 1। फिर दूसरा दिया है यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6, इस समीकरण इसको समीकरण नाम दे दिया 2। अब ये हम देख रहे हैं कि भिन्न में है, तो इसको हम सरल करने के लिए 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 6 होता है। तो 6 से समीकरण के दोनों पक्ष में गुणा कर देते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में किसी एक संख्या से गुणा अथवा भाग करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो समीकरण को सरल करने के लिए सुविधानुसार हम दोनों पक्षों में सुविधाजनक अंक से गुणा अथवा भाग कर सकते हैं, या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 6 से गुणा करते हैं। तब इसमें गुणा होगा तो 6 का गुणा होगा 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा, 2s हो गया। इसमें 6 का गुणा होगा 2 तिहाई 6, तो 3t हो गया, और 6 छाएंगे 36, तो 36। तो इस तरह ये मिल गया हमको समीकरण 3। अब हम देखते हैं कि दोनों में समीकरण 1 में अंक कम है, छोटे छोटे अंक है, तो समीकरण 1 से यस का मान निकाल लेते हैं। तो ये टी इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यस बराबर क्या होगा 3 प्लस टी, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 4। अब यह जो यस का मान है, अब हमने 1 से निकाला है, तो इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यस का मान, ये अगले समीकरण, इसका हमने जो 2 को हमने फिर सरल करके क्या बनाया 3, तो 1 से निकाले हैं, इसलिए समीकरण 3 में मान रखने पर तो 2, अब यस की जगह क्या लिख देना है 3 प्लस टी, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t है ही है, बराबर 36। तब यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2t, और पहले से है 3t बराबर 36। 2t और 3t ये जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 5t, और 36, और इधर 6 प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 36 में 6 घट गया, 30 आ गया, t बराबर 30/5, टी का इधर गुणा है तो इधर भाग हो गया, तो 5 6 का 30, टी का मान हो गया 6। अब ये जो हमको टी का मान मिला है, इसको हम किस में रख देंगे, समीकरण 4 में। तो यस बराबर क्या हो गया 3 और प्लस टी की जगह 6, तो 6 3 9, तो यस बराबर 6। अतः इस तरह से उपरोक्त समीकरण का अभिष्ट हल क्या हो गया, यस बराबर 9 और टी बराबर 6। ये जो मान है ये यस और टी के, यह समीकरण को हमेशा संतुष्ट करेंगे। इसमें आप चाहे पहले में रख के या दूसरे में रख के अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं। जैसे यस की जगह 9 रखेंगे और माइनस टी की जगह 6 रखेंगे, 2 में से 6 घटाएंगे तो ये देखिए 3 आ गया। इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रश्न है या आंसर है वो सही है। इसी तरह इसमें भी चेक कर सकते हैं, एक्स बराबर 9 वाई इक्वल टू 5, तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14। और दूसरे में भी रख सकते हैं, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने उत्तर को भी चेक कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पहले में ही तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, पहला समीकरण है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो इसको दे दिया समीकरण नाम 1 दे दिया। फिर दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 से दोनों पक्ष में यदि हम भाग दे दें तो ये दोनों पक्ष जो है सरल और हो जाएंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर तो 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 आ गया, 3 एक कम 3 1 आ गया, 3 त्रिकाई 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण 1 और 3 देखते हैं तो दोनों एक ही समीकरण है। अब जब एक ही समीकरण है तो यह एक द्विचरी रैखिक समीकरण है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि द्विचरी रैखिक समीकरण के अद्वितीय अनंततः अनेक हल होते हैं। द्विचरी रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। अतः ये जो दोनों समीकरण दिए हुए हैं इनके अनंततः अनेक हल होंगे, जितने हल चाहें उतने हम लिख सकते हैं। x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। जैसे x बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो y बराबर -3 आ जाएगा। इस तरह हम जितने चाहें उतने मान निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इसको मान लिया समीकरण 1। दूसरा दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इसको मान लिया समीकरण 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में जो है पॉइंट दिए हुए हैं, तो यदि पॉइंट हट जाए तो हमको सरल करना आसान हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा दोनों पक्षों में करेंगे तो पॉइंट हट जाएंगे। तो यहाँ पे 10 का गुणा होगा 2x हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा होगा तो 3y हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा होगा तो 13 हो गया, इसको नाम दे दिए समीकरण 3। इसी तरह इसमें
10 का गुणा करेंगे तो 4x हो गया, यहाँ 10 का गुणा किए तो 5y हो गया, और यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे 23, समीकरण 4। अब इन दोनों समीकरणों में हम देखते हैं कि ये जो हमारा समीकरण 3 है इसमें अंक जो है छोटे हैं। तो अब समीकरण 3 से x का मान निकाल लेते हैं। 2x बराबर 13 और 3y इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो -3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। अब चूंकि इसको हमने 3 से निकाला है, अब इस समीकरण का नाम रख दिए हम 5। अब यह जो x का मान है हमने 3 से निकाला है, तो इसको कहाँ पे रखेंगे? 4 में रखेंगे। तो यह मान जो है समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 और x की है क्या लिख दिए? 13 माइनस 3y बटे 2, फिर धन 5y बराबर 23। अब इसको हल कर लेंगे तो ये 2 से 4 को काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। तो 2 गुणे 13 माइनस 3y धन 5y बराबर 23। अब 2 का गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 2 तिहाई 6, और फिर 5y बराबर 23 दिया है। अब यहाँ पर ये धन और ऋण है तो घट जाएंगे, तो 6 बड़ा है तो माइनस y आ जाएगा। अब 23 और इधर ही पक्षांतर करेंगे तो 26 माइनस हो जाएगा। अब ये भी घट जाएंगे, प्लस माइनस है, और 26 बड़ा है तो उत्तर -3 आएगा। 23 3 26। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 3। अब यह जो समीकरण का मान निकला y बराबर 3, इसको हम किस में रखेंगे? समीकरण 5 में। तो 13 माइनस 3, अब y की जगह 3 रख दे, 3 त्रिकाई 9, 13 में से 9 घट गया तो क्या आ गया? 4, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। इस तरह से यह समीकरण का अभीष्ट हल हमको प्राप्त हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। इस मान को यदि हम इसमें रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, चाहे जिसमें रख लें। देखिए यहाँ पर रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9, 9 4 13 हो गया। इस तरह से समीकरण को हम के आंसर को देख के कि लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, यदि राइट हैंड साइड आ जाता है तो यह समीकरण को संतुष्ट करता है और हमारा जो हल है, जो उत्तर आया है वो सही है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे दिया है। पहला प्रश्न, 5वां प्रश्न है √2x प्लस 3y √3y बराबर 0, इसको ले लिया समीकरण 1। फिर दूसरा दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से यहाँ पे हमको समीकरण 2 ठीक लग रहा है, तो हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। हम x अथवा y किसी का मान ले सकते हैं, और समीकरण 1 से ले लें अथवा 2 से ले लें। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ से हमको सरल पड़ता है, वहां से हम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, तो √3x, अब इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमने 2 ले लिया। यहाँ पे इसको ले जाते माइनस हो जाता, 8y हो गया। तो x बराबर क्या हो गया? 8y बटे √3x, तो इसको नाम दे दिए समीकरण 3। अब यह जो x का मान निकला है तो हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो √2x की जगह क्या लिख दिए? √8y अपान √3 और प्लस √3y बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ पे भिन्न में √3 है, तो इसमें √3 का पूरे में दोनों पक्ष में गुणा कर दें तो ये सरल हो जाएगा, भिन्न से √3 हट जाएगा। तो गुणा करने पर यहाँ पे √3 से गुणा करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों रूट आपस में गुणा हो जाएंगे तो 8 दूनी 16, √16y हो गया। और यहाँ पर √3 से गुणा होगा 3y हो गया बराबर 0। अब 16 को जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। 4y प्लस 3y इक्वल टू 0, तो 4 और 3 जुड़ गए, 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0/7 मतलब 0 हो गया। अब यह मान जो है हम समीकरण 3 में रखेंगे। अब यहाँ पर जब हम 0 रख देंगे तो 0 से गुणा होने के कारण ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0, तो x बराबर भी 0 हो गया। तो अभीष्ट हल हमको क्या मिल गया? x बराबर 0, y बराबर 0। अब यदि इस मान को यहाँ रख दें तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाता है, राइट हैंड साइड में 0 है ही है, मतलब हमारा हल सही है। अब 6वां प्रश्न देखते हैं। दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, तो इसको दे दिया हमने नाम समीकरण 1। फिर दिया x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमको संख्याएं भिन्न में प्राप्त हो रही हैं। इन दोनों का लघुत्तम देखते हैं 6 आ रहा है, यहाँ भी लघुत्तम 6 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर देते हैं। तो पहले समीकरण में करेंगे तो ये 6 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 2 से कट जाएगा, 6 3 आएगा, 3 त्रिकाई 9x हो गया। फिर यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 पंचे 10 हो गया। अब 6 दूनी 12, तो ये हमको मिल गया
समीकरण 1 जो है तो यह क्या बन गया, समीकरण 3। अब इसी तरह इसमें 6 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करने 3 दूनी 6 2x हो गया। यहाँ पे 6 का गुणा करिए किए तो 2 3 6 3y हो गया, और यहाँ 6 का गुणा किए तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 13 हो गया। ये समीकरण 4 हो गया। अब हमारे नए समीकरण क्या बन गए, 3 और 4। अब 3 और 4 में से अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम, ये हमको छोटे अंक दिख रहे हैं तो समीकरण 4 से x का मान निकाल लेते हैं। 2x और इसको पक्षांतर करेंगे, 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 हो गया। अब चूंकि हमने यह मान अब इसको दे दिए समीकरण नंबर 5, अब यह मान हमने किससे निकाला है, समीकरण 4 से, तो किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो 3 में रखे 9 और x की जगह क्या लिख देंगे, 13 माइनस 3y बटे 2 ऋण 10y बराबर ऋण 12। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भिन्न में 2 है, तो 2 से दोनों पक्ष में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 2 का गुणा होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 13 में 9 का गुणा किए, 13 नमा 117 और 9 त्रिक 27y। अब यहाँ 2 का गुणा होगा 10 दूनी 20, यहाँ 2 का गुणा होगा 12 दूनी 24। अब 27y माइनस है और 20 भी माइनस है, तो दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस 47y हो गया। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस में आएगा, एक तो 24 भी माइनस में है, 117 भी माइनस में है, तो 24 में 170 जुड़ जाएगा तो माइनस 141 आ जाएगा। अब दोनों दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 141 बटे 47 भाग देने पर 3 आएगा। अब x का यह जो मान मिला हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 5 में। तो समीकरण 5 में रखने में x बराबर 13 माइनस 3 गुणे, ये y का मान कितना मिल गया, 3, 3 गुणे 3, तो 13 माइनस 3 त्रिकाई 13 माइनस कितना हो गया, 3 त्रिकाई 9 और बटे 2, 13 माइनस 9 बटे 2, 4 बटे 2, और 4 में 2 का भाग दे 2। इस तरह से समीकरण का अभीष्ट हल क्या प्राप्त हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3। इसको हम समीकरण में रख के देख सकते हैं कि यह समीकरण संतुष्ट कर रहा है अथवा नहीं। जैसे यहाँ पर रखते हैं तो x बराबर 2, 2 दूनी 4 और y बराबर 3, 3 त्रिकाई 9, 9 4 13, समीकरण संतुष्ट हो गया, मतलब हमारा जो आंसर है वह सही है। अब चलिए यहाँ पर एक अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इन दोनों समीकरणों को हल करना है और इसमें यम का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y इक्वल टू यम एक्स प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे अभी तक हमने x और y का मान निकाला है तो x और y का मान निकाल लेना है। तो पहला मान लिया समीकरण 1 और ये दूसरा दिया है, इसको मान लिया समीकरण 2। अब यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 में अंक छोटे छोटे हैं, तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। 2x बराबर क्या हो गया, 11, और 3 माइनस 3y इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा माइनस 3y, तो x बराबर क्या हो गया, 11 माइनस 3y बटे 2, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 3। अब x का मान हमने किससे निकाला, समीकरण 1 से, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो 2 गुणे x की जगह क्या लिख देंगे, 11 माइनस 3y बटे 2 और माइनस 4y, अब आगे बराबर माइनस 24 पूरा उतार लेंगे। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब 11 माइनस 3y बचा, अब इधर क्या है माइनस 4 और बराबर माइनस 24। अब दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस तो माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7y हो गया। 11 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 24 और 11 भी जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ के क्या हो गए, माइनस 35 हो गए। अब दोनों तरफ ऋण है तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7y इक्वल टू माइनस 35, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 7 में 35 का भाग हो जाएगा, 7 पना 35, 5 आ गया, y का मान मिल गया। अब इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में 11 और माइनस और y की जगह क्या लिख देना है, 5, 3 गुणे 5 बटे 2, तो 11 माइनस 15 हो गया, 3 5 15 बटे 2। अब 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस 4 आएगा बटे 2, तो 2 से भाग देने पर 2 दूनी 4, 2 हो गया माइनस 2। इस तरह से समीकरण का हल हमको क्या मिल गया, x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5। अब यह जो समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू यम एक्स प्लस 3, इसमें x और y का मान रखते हैं तो हमको यम का मान मिल जाएगा। y की जगह क्या है 5, यम, x की जगह क्या है माइनस 2 और प्लस 3, तो यम को इधर ले आते हैं तो 2m हो गया। अब 5 को इधर ले आते हैं, 3 माइनस 5 इक्वल टू 3 में से 5 घटेगा माइनस 2 आएगा, तो यम इक्वल टू, ये 2 का इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो माइनस 2/2 इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से यम बराबर कितना हमको मिल गया, माइनस 1। तो इस तरह प्रतिस्थापन विधि से बड़ी बड़ी आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
अब यहाँ पे कुछ इबारती प्रश्न दिए हुए हैं, इसको पहले हमको बीजगणितीय समीकरण बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण योग बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। जब इस तरह के प्रश्न दिए रहेंगे तो पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उसे ज्ञात कीजिए। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करते जाएंगे तो हमको समीकरण मिल जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, कह रहा है दो संख्या, तो मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। फिर अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, पहली स्थिति है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या हमने कौन सी मान ली, x और y, तो x माइनस वाई बराबर अंतर कह रहा है तो घटा दिया, x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 बन गया। फिर कहता है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो दूसरी में 3 का गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो x बराबर 3y हो गया। इसको मान लिया समीकरण 2। अब ये जो समीकरण 2 में x का मान है मिला है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x की जगह क्या लिख देना है, 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 3y में एक y घट गया, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, तो y बराबर क्या आ गया 13। अब ये 13 जो है तो इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो x बराबर 3 गुणे 13 हो गया, 13 तिया 39, अतः अभीष्ट हल क्या हो गया, x बराबर 39 और y बराबर 13। अब इस दोनों को घटा के देख सकते हैं, दोनों को घटाने पर 26 आएगा, 39 में 13 घटाएंगे 26 आएगा। अब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, 13 तिया 39, तो मतलब हमारा हल सही है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 11 डिग्री अधिक है, ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोण कह रहा है और बड़ा कोण छोटा कोण कह रहा है, तो मान लिए बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। आप कहता है दो संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दोनों कोणों का योग 180 अंश हो, तो x धन y बराबर 180, पहला समीकरण मिल गया। अब फिर क्या कह रहा है, जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमने क्या मान लिया x, ये छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटे कोण में मतलब y में 18 जोड़ दे, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 से ये जो x का मान है इसको समीकरण 1 में रख देंगे, तो x की जगह क्या लिख दिए, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर 2y हो गया, और 180 में से 18 घट गया तो क्या आ गया 162, तो y बराबर 162/2 बराबर 81 डिग्री आ गया। अब यह जो मान है इसको समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 81 प्लस 18 बराबर 99, तो इस तरह से हमको बड़ा कोण कितना मिल गया 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर देखिए 180 आ जाता है, तो मतलब दोनों समपूरक कोण है। तो इस तरह से प्रश्न जैसा कहता है यदि वैसे वैसे हम करते जाएंगे तो समीकरण बन जाएगा, और प्रतिस्थापन विधि हमको आती ही है तो उससे हम हल कर लेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना बल्ले का मूल्य x रुपए है और गेंद का मूल्य y रुपए है। तो प्रश्न क्या कहता है कि पहले कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, तो एक बल्ले का कीमत क्या माना हमने x, तो 7 बल्ले का 7x। 6 गेंद की कीमत, एक गेंद की हमने मानी y, तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो गई 6y, और बराबर दिया है कितना होना चाहिए 3800। तो ये हमारा बन गया समीकरण 1। अब इसी तरह दूसरी स्थिति में क्या है, कहता है 3 बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत x, 3 बल्ले की 3x, और 5 गेंद, तो एक गेंद की कीमत y, तो 5 गेंद की 5y बराबर 1750, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समीकरण 2 में अंक जो है छोटे छोटे हैं, तो समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। तो y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1750 माइनस वाई, तो x बराबर 1750 माइनस वाई बाई 3, 3 का भाग हो जाएगा। अब हमने यह जो मान है समीकरण किससे निकाला है 2 से, इसको नाम दे दिए समीकरण 3, तो इसको रखेंगे कहाँ समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखते हैं 7 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1750 माइनस 5y/3 और धन 6y बराबर 3800। अब हम देख रहे हैं यहाँ बटे में 3 है, तो 3 का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 गुणे 1750 माइनस 5y धन 6 × 18, और इसमें गुणा करेंगे तो 11400 आ गया।
अब 1750 में 7 का गुणा होगा, गुणा करने पर 12,250 आ गया। 7 का गुणा इसमें होगा, 7 पचे 35y, 18y पहले से है वो लिख लिया, और 11,400। अब ये माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा, 35 में 18 घटाएंगे तो 17 आएगा, तो -17y। और 11,400, ये 12,250 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये घटेगा तो -850 आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। अब तो y बराबर क्या हो जाएगा, 850/17, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो 17 में 850 में 17 का भाग देते हैं, 50 आता है। अब यह जो हमको y का मान मिला, इसको हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x बराबर 1750 माइनस 5, और y की जगह क्या लिख दिए, 50/3। अब 1750 और इसका गुणा किए तो 250 आ गया, 250। अब इसको घटाएंगे, 1500/3, 3 का भाग दिए, 500 रुपये आ गया। इस तरह से बल्ले का मूल्य कितना हो गया, 500 रुपये, और गेंद का मूल्य कितना हो गया, y बराबर 50 रुपये। इस तरह से हमको बल्ले और गेंद की कीमत, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत पता चल गई। एक बल्ला 500 रुपये में आया है और एक गेंद 50 रुपये में। अब अगला समीकरण अगला जो है प्रश्न देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नियत भाड़ा है, चाहे आप टैक्सी कितनी भी दूर तक जाएं या बैठ के उतर जाए, तो एक नियत भाड़ा तो लगेगा ही। इसके अलावा उससे अधिक यदि दूरी चली गई तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त भाड़ा लगता है। तो 10 किलोमीटर की यदि दूरी पर भाड़ा 105 रुपये है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा किलोमीटर में क्या है, और यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं प्रश्न में कि टैक्सी के भाड़े में दो तरह का भाड़ा कह रहे हैं, एक नियत भाड़ा और दूसरा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा। तो मान लेते हैं टैक्सी का नियत भाड़ा x है और अतिरिक्त दूरी पर चली गई दूरी का भाड़ा मान लीजिए y रुपए है। तब प्रश्न क्या कहता है कि यदि 10 किलोमीटर चलता है तो उसको एक नियत भाड़ा लगेगा ही, और कितना चला अतिरिक्त 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए, तो 10 किलोमीटर का 10y बराबर कितना भाड़ा कुल होता है, 105 रुपए। समीकरण 1 बन गया। इसी तरह नियत भाड़ा x है और कहता है अतिरिक्त कितना चलता है 15, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा है y, तो 15 किलोमीटर का 15y हो गया, बराबर कितना होता है 155। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण 1 में अंक जो है छोटे छोटे हैं, तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो 105, 10y का पक्षांतर हो जाएगा तो -10y हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब यह मान हमने समीकरण किससे निकाला, 1 से, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो x की जगह क्या लिख दिए, 105 माइनस 10y धन, अब आगे जो लिखा है 15y बराबर 155। अब यहाँ पर ये -10 है और ये +15 है, तो दोनों धन ऋण है तो घट जाएंगे, तो 15 में 10 घटे 5y आ गया। अब 155 है तो, और 105 इधर है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 155 में 105 घटेगा तो 50 आ जाएगा। y बराबर 50/5 बराबर 10 रुपए। अब यह जो मान है इसको समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर 105 माइनस 10, y का मान कितना आया है 10, 10 दाहम 100, 105 में 100 घटा दी 5 रुपए आ गया। अतः टैक्सी का जो नियत भाड़ा है x वह 5 रुपए है, और अतिरिक्त भाड़ा कितना है y बराबर 10 रुपए। अब यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसका देय भाड़ा कितना होगा, नियत भाड़ा धन चली गई अतिरिक्त दूरी 25y बराबर क्या हो गया 5, x की जगह 5 और y की जगह 10 है, 25 गुणे 10, तो इस तरह से 255 रुपए नियत भाड़ा 25 किलोमीटर जाने पर जो है देना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रश्न को समझ के यदि हम हल करेंगे तो आसानी से इसे हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न में दो संख्याएं होती हैं, अंश और हर, जो ऊपर लिखी रहती है उसको अंश कहते हैं, जो नीचे लिखी रहती है उसको हर कहते हैं। तो क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न 9/11 बन जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब हमको अंश और हर ज्ञात करना है। तो मान लिए, माना अंश जो है x है और हर y है, तो भिन्न क्या होगी x/y। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, भिन्न में अंश में हर और हर में 2 जोड़ दिए, तो x धन 2 और y धन 2 बराबर क्या हो जाएगा 9/11। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो 11 गुणे x धन 2, ये ऐसे तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 11 गुणे x धन 2 और 9 गुणे y धन 2, इस तरह से। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 11x और इधर 9y है, इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
और इधर क्या है 9 दूनी 18 और इधर क्या है 11 दूनी 22, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 18 में 22 घटेगा तो -4। तो समीकरण एक क्या बन गया, 11x माइनस 9y बराबर ऋण 4। इसको नाम दे दिया समीकरण एक। अब फिर दूसरी स्थिति क्या कहता है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें, तो x धन 3 y धन 3 जोड़ दिया तो क्या हो जाती है, भिन्न 5/6 फिर तिर्यक गुणा करते हैं, तो 6 गुणे x धन 3 और 5 गुणे y धन 3, तो 6x, और यहाँ से इसको इधर पक्षांतर करें माइनस हो जाएगा 5y, और ये 5 तिहाई 15 और ये 6 त्रिक 18, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह समीकरण 2 मिल गया, 6x माइनस 5y बराबर -3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समीकरण जो 2 है इसमें कुछ अंक हमको छोटे दिख रहे हैं, इसमें बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, तो 6x, इधर -3 है और इधर ये y जो है तो इधर जाएगा 5y, तो धन हो जाएगा, 5y ऋण 3 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5y ऋण 3/6। अब इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3। अब यह मान चूंकि हमने समीकरण 2 से निकाला है x का मान, तो इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 11x, तो 11x की जगह क्या लिख देंगे 5y माइनस 3/6, फिर क्या है -9y और बराबर -4, तो लिख लिया। अब देखते हैं बट्टे में 6 है तो दोनों पक्ष में 6 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे 6 का गुणा होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 11 पजे 55y, फिर 11 तिहाई 33 तो -33। अब यहाँ पे 6 का गुणा होगा तो 9 छक्का 54 -54y, और यहाँ पे 6 का गुणा होगा तो 6 चौको -24। अब इसको हल कर लेते हैं, 55y में 54y प्लस माइनस है तो घटेगा, तो y बच गया। अब इधर 24 माइनस में है और 33 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 33 में 24 घटेगा तो 9 आ जाएगा, तो y बराबर 9 मिल गया। अब यह मान जो है समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो 5 और y की जगह हमको क्या लिख देना है 9, 5 गुणे 9 -3/6, तो 5 9 45 -3/6, तो 45 में 3 घटा 42/6, 6 सत्ते 42, तथा जो हमारी भिन्न होगी वह क्या होगी x/y, तो x की जगह 7, y की जगह 9, 7/9 होगी। अब इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, कहता है अंश में यदि 2 जोड़ दें तो 9 हो जाता है, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो गया, और हर में 2 जोड़े तो 11 हो जाता है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होती है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब जो स्थिति एक दी है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारी उम्र मान लीजिए कि आज 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 25, तो क्या किया हमने 5 जोड़ दिया, तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद की आयु निकालना है तो 5 जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु हमने क्या माना x, तो x धन 5 हो गया, और जैकब की पुत्र की आयु y माना है, 5 वर्ष बाद क्या हो गई y धन 5। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो जैकब की आयु कितनी हुई x धन 5, और पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 का यदि पुत्र की आयु में गुणा कर दे दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से 3y का पक्षांतर कर लेते हैं, तो x माइनस 3y, और ये 15 है और इधर 5 माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह से 3x माइनस 3y इक्वल टू 10 समीकरण 1 बन गया। अब स्थिति 2, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कहता है, तो पूर्व मतलब मान लो आज हम 20 वर्ष के हैं, 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे होंगे 15 वर्ष के, तो क्या किया 5 घटा दिया। तो यदि पूर्व कहता है तो जो भी संख्या कहेगा तो घटानी रहेगी, यदि बाद में कहता है तो वो संख्या में वह संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो पूर्व में क्या होगी y माइनस 5, जैकब क्या y x मानी थी, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 हो गई। पुत्र की आयु हमने y मानी थी वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 हो गई। प्रश्न क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, पुत्र की आयु 7 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 7, अब पुत्र की आयु लिख दिए 5 वर्ष पहले की। अब इसको हल कर लेंगे, तो x और यहाँ से 7y, तो इसको पक्षांतर में माइनस हो जाएगा, और इधर -35 है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 35 प्लस 5 हो गया, तो 35 माइनस है, ये प्लस 5 है, तो ये आपस में घट जाएंगे, 30 हो गया। तो इस तरह से हमको मिल गया समीकरण 2, क्या मिल गया x माइनस 7y इक्वल टू
-30। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में अंक जो है छोटे छोटे हैं, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 10 और ये 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 + 3y हो गया, मान लिया समीकरण 3। अब x का मान हमने कहाँ से निकाला? समीकरण 1 से, तो हमको रखना किस में है? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जब मान रखते हैं तो समीकरण 2 हमारा क्या है? x, समीकरण 2 हमारा क्या निकला है? ये निकला x - 7y = -30। x की जगह हमको क्या लिख देना है? x की जगह जो हमने x का मान अभी निकाला है तो हमको वो लिख देना है। क्या निकाला है? 10 धन 3y, तो x की जगह क्या लिख दिए? 10 धन 3y। फिर आगे क्या है? -7y, तो इसको लिख लिए, बराबर -30 है वो लिख लिए। अब ये प्लस माइनस है तो घट जाएंगे, 7 में 3 घटेगा तो 4 आएगा, 7 बड़ा है तो -4y आएगा। अब इधर -30 है और इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, तो -10 और -30 दोनों मिलके जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस तो -40 हो जाएगा। तो y = क्या हो गया? -40 बटे -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 दाम 40, 10 हो गया। तो y कितना आ गया? 10। y हमने क्या माना है? जैकब के पुत्र की आयु, तो जैकब के पुत्र की आयु क्या आ गई? 10। अब यह जो मान है y का, इसको हम समीकरण 3 में रखते हैं यहाँ पर। तो 10 धन 3 और y की जगह क्या है? 10 है, तो 3 गुणे 10, तो 10 धन 3 गुणे 10, तो 10 धन 30 बराबर 40। अतः अभीष्ट हल क्या हो गया कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अब इसको इसमें प्रश्न के अनुसार हम रख के चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि मतलब प्रश्नानुसार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड संतुष्ट हो रहे हैं अथवा नहीं। तो यदि उसको चेक करना है तो समीकरण 1 जो बनाया है हमने, तो उसमें हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं x - 3y बराबर 10 है। तो यहाँ पर अब x क्या है? जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी? 40 वर्ष, तो 40 हो गया। पुत्र की आयु कितनी है? 10 है, तो 3 में 10 का गुणा है 30, 40 में 30 घटेगा 10 आएगा, तो ये 10 आ रहा है। मतलब जो हमारा आंसर है वह सही है कि जैकब की आयु 40 वर्ष है, पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हो गया। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को से द्विचरीय रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सरल ढंग से हल किया जा सकता है उसको हमने सीखा। इसमें हमने x का मान निकाल रहे हैं, आप चाहे तो y का भी निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जिस समीकरण से मान निकालते हैं उसके दूसरे समीकरण में हमको मान रखना है। यदि 1 से निकालते हैं 2 में रखना है, या 2 से निकालते हैं तो 1 में रखना है। इस तरह से बड़ी आसानी से जो है प्रश्न हल हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग जो है